नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, बताएंगे आपको बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। टेरर लिंक के सबूत मिलने और एजेंसियों के रिपोर्ट के आधार पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक आज से, चौथी बार बढ़ सकती है रेपो दर। महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक्स बढ़ा चुके हैं ब्याज दर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। तेल की बढ़ती कीमत और विकासशील देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं पर जताई चिंता। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर दोनों देशों की सहमति। अमर शहीद भगत सिंह की जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ने किया याद। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को आज भगत सिंह का नाम देंगे प्रधानमंत्री। और भारत दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज का पहला मैच आज। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतकर भारत बुलंद हौसले के साथ उतरेगा मैदान में। खिलाड़ियों की चोट बड़ी चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। देश आज अमर शहीद भगत सिंह की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीद भगत सिंह को याद किया। साथ ही देशवासियों से उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना शस्त्र जिसे काट सकते हैं, ना अग्नि जिसे जला सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं। उन्हें अमृतत्व प्राप्त होता है। वो प्रेरणा के पुष्प बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सुगंध बिखेरते रहते। और प्रधानमंत्री के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर याद करते हुए एक संदेश जारी किया। शहीद भगत सिंह जी की कुर्बानी बलिदान हमारे नौजवानों को नई प्रेरणा देती है। वो एक ऐसे पराक्रमी थे जिन्होंने देश सेवा के लिए उस समय कम उम्र के अंदर भी किस तरीके से भारत के अंदर क्रांतिकारियों के अंदर एक नया जोश आए, नया उत्साह आए, इसलिए उन्होंने बलिदान देकर भारत के उस समय नौजवानों को एक नई दिशा देने का काम किया। शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भगत सिंह का नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात में इस बात की घोषणा की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। और शहीद भगत सिंह की जयंती पर संसद टीवी भी उन्हें नमन करता है। बात करते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई, उसके सहयोगियों और मोर्चों को तत्काल प्रभाव से एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। पीएफआई के देश भर में स्थित ठिकानों पर मारे गए छापों के बाद यह फैसला लिया गया है। इन छापों में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। यही नहीं, मंत्रालय ने कैंपस फ्रंट जैसे संबद्ध संगठनों को भी
यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित किया है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि ईडी और एनआईए के पहले दौर की छापेमारी में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरे दौर की छापेमारी में 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय का कहना है कि आतंकी संबंध के सबूत मिलने और एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पीएफआई से जुड़े संगठनों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और अन्य कई संगठन शामिल हैं। और इस संवेदनशील मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, समझना चाहेंगे आपसे, चूंकि इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें अब पीएफआई का जो टेरर लिंक है उसका भी खुलासा हुआ है, कितना बड़ा शिकंजा है ये और क्या अपडेट इसको लेकर आपके पास? देखिए, बहुत बड़ा शिकंजा है पराक्रम, इसलिए कि देखिए पीएफआई के खिलाफ तकरीबन 5 सालों से जांच चल रही थी और एक एक बिंदु को उसमें जोड़ा जा रहा था और अंत में 2 चरणों में जो छापेमारी हुई, तकरीबन 850 जगहों पे छापेमारी हुई है और उसके बाद इतने लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो पता चला है कि इनके संबंध जो थे आईसिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय खूंखार आतंकवादी संगठन से थे। उसके अलावा बांग्लादेश में प्रतिबंधित जमातुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार संगठन के साथ इनके संबंध थे। और जब जानते हैं कि ऐसे आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ संबंध होता है तो भारत में कितनी बड़ी साजिश में संलग्न है, तो सबके लिए शॉकिंग है कि लगता था कि एक खास समुदाय के लिए सामाजिक काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो पूरी जो रणनीति थी इनकी, वो भारत में खूंखार आतंकवाद पैदा करना, उसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसी के रूप में काम कर रहे थे। उसके अलावा जो था कि तरह तरह से फंड जुटाकर लोगों को कट्टरवाद की ट्रेनिंग देना, हथियारों की ट्रेनिंग देना, ये सारी बातें थी शामिल और इसके चलते ही इनके बारे में निर्णय लिया गया कि इन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। देखिए, 2010 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था दिल्ली में और आज 2022 है। इतने कम दिनों में ही इन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क देश के तकरीबन सभी राज्यों में स्थापित कर लिया था और यह निश्चित तौर पे देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत खतरा था और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। इसीलिए अंत में यह तय किया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अलावा इनके साथ जो भी जुड़े हुए संगठन है सबको प्रतिबंधित किया जाता है और निश्चित तौर पे इससे हतोत्साहिता की स्थिति पैदा होगी। जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो ही इनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं और जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को पहले दिन करीब 8 लाख लोगों ने देखा। 27 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक माना जाएगा क्योंकि इस दिन से संविधान पीठों में होने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया गया। कोर्ट ने पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महत्व के मुकदमों का सीधा प्रसारण शुरू किया है। कोर्ट नंबर 1 में बैठी संविधान पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश यू ललित ने की। इस पीठ ने ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण पर सुनवाई की। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वेबकास्ट को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया था। और अब बात अगली खबर की। दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को एक आरोपी बिजनेसमैन विजय नायर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। विजय नायर को गिरफ्तारी से पहले सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की अपनी जांच के हिस्से के रूप में सीबीआई नायर से जुड़ी कई कंपनियों के लेन देन की जांच कर रही है, जिनमें ओनली मच लाउडर, बेबल फिश और मदरवियर शामिल है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। दिल्ली के 2020 और पंजाब के 2022 के चुनावों में ये कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के इंचार्ज रहे हैं। सरकार और उसके निर्णय से उनका कोई लेना देना नहीं है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विकासशील देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर अफसोस भी जाहिर किया है। विदेश मंत्री ने यूक्रेन युद्ध के बारे में स्पष्ट किया कि भारत ने निजी, सार्वजनिक, गोपनीय और निरंतर रूप से यह रुख अपनाया है कि यह संघर्ष किसी के भी हित में नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान इस बारे में बातचीत की कि कैसे अमेरिका और भारत अपने साझा सुरक्षा, आर्थिक और भू राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कट्टरपंथ, उग्रवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करने पर भी सहमति जताई। In today's meeting, we discussed our political coordination, working together in plurilateral and multilateral formats, and exchanging assessments and collaborating on important regional issues and global challenges. I would specifically mention the Ukraine conflict and the Indo-Pacific situation in that regard. I shared with Secretary Blinken my experience of interactions during the UN General Assembly about the deep anxieties in the global south on fuel, on food, on fertilizers. The increasing salience of green growth, digital development, and affordable health is today very, very evident. We must not let current developments jeopardize Agenda 2030 on SDGs or to deflect us from climate action and climate justice commitments. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने 2025 तक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 1,75,00,000 रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है और सैन्य उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली में भारतीय रक्षा विनिर्माता संस्था के 5वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योगों को समर्थन देने के प्रयासों के तहत घरेलू कंपनियों से सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए इस साल की रक्षा बजट में लगभग 85,000 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय अलग अलग समय सीमा के बाद 309 रक्षा वस्तुओं का आयात न करने से संबंधित 3 सूची पहले ही जारी कर चुका है। 2022-2023 के लिए 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ कर दिया गया है और उसमें से भी 25% राशि केवल डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। उधर सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा है। कोर्ट ने असली शिवसेना के दावे पर चुनाव आयोग की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दे दी है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और पार्टी का चिन्ह आवंटित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे समूह की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दाखिल उन याचिकाओं को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जिनमें दल बदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस की राजस्थान इकाई में विधायकों की खुली बगावत के बाद लगातार हलचल मची हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सख्त नाराजगी की खबरों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अपने विधायकों को मनाने में जुट गए हैं। खबर है कि गहलोत ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष से बात की और उसके बाद जयपुर में पार्टी विधायकों और मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। सोनिया गांधी के सख्त रुख से बगावत करने वाले विधायकों के सुर भी इसके बाद बदले हुए नजर आए। न तो किसी विधायक को जबरदस्ती बुलाया गया, न किसी विधायक को रोका, न किसी विधायक को अंधेरे में रख के दस्तखत कराए गए, न किसी विधायक से जोर जबरदस्ती की गई। सबने स्वतः स्फूर्त हाथ खड़े करके अपनी एकजुटता प्रदर्शित की थी। अब कौन क्या कह रहा है, ऊपर जो है आला कमान है वही तय करेंगे, हम लोग नहीं तय करते हैं और जो भी डिसीजन लेना है ऊपर से ही लेना है। कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस के भीतर चल रहा सियासी संकट बरकरार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक विधायकों ने पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं पार्टी के पर्यवेक्षकों ने अपनी लिखित रिपोर्ट मंगलवार शाम पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी, जिसमें विधायकों के रवैये को अनुशासनहीनता माना गया है, लेकिन अशोक गहलोत पर सीधे कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं।
उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 30 सितंबर को सुबह 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने यह जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से आरंभ हुई है और 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें आपको बताएंगे और साथ ही खेल समाचार भी। बने रहिए हमारे साथ। We are discussing the Securities and Exchange Board of India Act 1992. I want you to imagine what would have been the position if there was no SEBI Act and no SEBI. There would have been complete pandemonium. The strong would have walked over the weak in the securities market. It protects the investors and it develops the market and also regulates the market so that all stakeholders of the market and the security holders are all protected. Watch with us 75 years laws that shaped India. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर डालते हैं कुछ अन्य बड़ी खबरों पर टॉप 10 हेडलाइंस के जरिए। रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुर सामग्री लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम से बने चौक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 7.9 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से लता मंगेशकर चौक को विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 सितंबर को गुजरात जाएंगे, जहां वो 29,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुरुवार को वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज पुणे में महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी के कॉमर्स कॉलेज कैंपस के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य बिप्लब कुमार देब और राज्यसभा के नव मनोनीत सदस्य गुलाम अली संसद भवन के सभापति कक्ष में आज दोपहर 12 बजे शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 18वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान वो एनडीएमए अधिकारियों और अन्य लोगों को भी संबोधित करेंगे। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ आज से उस मामले की सुनवाई के साथ शुरू करेगी जहां विवाह भंग करने के लिए भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों की सीमा पर विचार करने की मांग की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज भारत में पहली फ्लैक्स फ्यूल कार का अनावरण करेंगे। ये गाड़ी फ्लैक्स फ्यूल तकनीक से लैस है। आन मिलो सजना और कटी पतंग जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। 60-70 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय से प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाली आशा पारेख को यह सम्मान सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में दोनों देशों के हित में परस्पर साथ काम करने की बात कही है। और आइए अपना नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब ने शाही आदेश का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज की ओर से दिए गए कैबिनेट फेरबदल के आदेश के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब प्रधानमंत्री होंगे और दूसरे बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान रक्षा मंत्री बनेंगे। कैबिनेट फेरबदल में यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल बनियान को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कर धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराए जाने के चलते लगी रोक के करीब एक दशक बाद इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो ब्लुर्लुस्कोनी एक बार फिर सांसद सीनेटर के रूप में निर्वाचित होकर संसद पहुंचे हैं। 3 दशक तक इटली की राजनीति में दबदबा रखने वाले बर्लुस्कोनी मोन्जा सीट से 50% से अधिक वोट पाकर इटली की संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने गए। हालांकि उनकी पार्टी फोर्जा इटालिया 2018 के आम चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं कर सकी। अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 21 सैनिक घायल हो गए। हमलावर ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में मीर अली बाईपास रोड पर सेना के वाहन को निशाना बनाया। हाल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम करने के बावजूद जनजातीय जिलों में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमलों में तेजी देखी गई है। टाइफून नोरू आज सुबह वियतनाम के केंद्रीय तट पर पहुंच गया। वियतनाम सरकार के मुताबिक शक्तिशाली हवाएं और भारी बारिश की वजह से हजारों लोगों ने आश्रयों में शरण ली है। वियतनाम के तीसरे सबसे बड़े शहर दनांग में जोरदार झोंकों ने ऊंची इमारतों को हिलाकर रख दिया। तूफान की वजह से कई इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की भी खबर सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक वियतनाम में 2 लाख से अधिक लोगों ने रात भर आश्रयों में शरण ली थी। विशेषज्ञों की माने तो तूफान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र को मारने के लिए सबसे बड़ा तूफान होगा। प्रो मॉस्को अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन के 4 कब्जे वाले क्षेत्रों में से एक क्रेमलिन ऑर्केस्ट्रेटेड के निवासियों ने वोट के जरिए रूस में शामिल होने के लिए मतदान किया है। हालांकि यूएस और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने इसे नाजायज मानते हुए खारिज कर दिया। जापोरिजिया इलाके में रूस के जरिए स्थापित चुनाव अधिकारियों के अनुसार मतदान में 93.11% मतपत्र विलय के समर्थन में थे। 3 अन्य यूक्रेनी क्षेत्रों के परिणाम शीघ्र ही आने की उम्मीद थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कसम खाई कि कीव मॉस्को के कब्जे वाले क्षेत्रों में अपने नागरिकों की रक्षा करने और जनमत संग्रह को तमाशा के रूप में खारिज कर दिया। भूकंप विज्ञानियों ने कहा है कि रूस से जर्मनी के लिए पानी के नीचे चलने वाली 2 प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में असामान्य रिसाव की खोज से पहले विस्फोटों ने बाल्टिक सागर को हिला दिया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन ने कहा कि उनकी सरकार ने लीक को अज्ञात अपराधियों द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाई के परिणाम के रूप में इसे माना है। अन्य यूरोपीय नेताओं और विशेषज्ञों ने इस मामले में यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस के साथ ऊर्जा गतिरोध के बीच संभावित तोड़फोड़ की ओर इशारा किया। जर्मनी की सरकार की योजना है कि वो देश के बाकी 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से 2 को अप्रैल के मध्य तक चालू रखेगा। जर्मनी सरकार के मुताबिक वो ये इसलिए करेगा ताकि संभावित शीतकालीन ऊर्जा की कमी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा मंत्री को रोकने में मदद मिल सके। अर्थव्यवस्था और ऊर्जा मंत्री रॉबर्ट हेबेक की घोषणा है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्ष के अंत तक अपने परमाणु संयंत्रों को बंद करने की जर्मनी की लंबे समय से चली आ रही योजना को उलट दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1,25,000 रिफ्यूजियों के प्रवेश के लिए 2023 में बजट तय किया है। हालांकि ये लक्ष्य से बहुत कम है। आपको बता दें कि शरणार्थी अधिवक्ता अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को बहाल करने के लिए बाइडेन प्रशासन की ओर अधिक जोर दे रहे हैं। कार्यक्रम को ट्रंप प्रशासन के तहत गहरी कटौती का सामना करना पड़ा, जिसने प्रवेश को रिकॉर्ड के रूप में कम कर दिया। स्पेन की एक अदालत ने कोलंबियन पॉप गायक शकीरा पर टैक्स धोखाधड़ी का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।
शकीरा पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2012 से 2014 के दौरान हुई कमाई पर 1 करोड़ 45 लाख यूरो का टैक्स जमा नहीं कराया था। 45 साल की शकीरा किसी भी धोखाधड़ी से इनकार कर रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। पिछले हफ्ते ही करीब 1 दर्जन केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा किया था। अमेरिकी बैंक ने 0.75% की बढ़त की थी। दरअसल महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक्स ब्याज दरों को बढ़ाने की रणनीति अपना रहे हैं। बावजूद इसके महंगाई की दरें उनके लक्ष्यों से ऊपर हैं। भारत में खुदरा महंगाई की दर 7% है, जबकि आरबीआई का लक्ष्य 2 से 6% है। मई से लेकर अब तक 3 बार आरबीआई ने ब्याज दरों में 1.40% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से जाली उपकरण रोधक पोर्टल पर भारत में बिक्री से पहले सभी मोबाइल फोन के IMEI नंबर को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। हर मोबाइल फोन एक विशेष 15 अंक की IMEI नंबर के साथ आता है, जो डिवाइस की विशिष्ट आईडी के रूप में कार्य करता है। इसी से चोरी हुए फोन का पता लगाया जाता है। जारी अधिसूचना के अनुसार अब सभी मोबाइल फोन, चाहे वो स्थानीय रूप से बने हों या बाहर से आए हों, पंजीकृत होने और दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल से IMEI प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। निर्माताओं को मोबाइल फोन की पहली बिक्री से पहले दूरसंचार विभाग में भारतीय जाली उपकरण रोधक पोर्टल में भारत में निर्मित हर मोबाइल फोन की अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। बिक्री से पहले दर्ज कराना होगा हर फोन का IMEI नंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस खबर के जरिए आपको दी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। और अगली खबर की हम बात करें तो हम बात करेंगे खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया इस सीरीज को अपनी आखिरी तैयारी के तौर पर देख रही है। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मुकाबला शाम 7 बजे खेला जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 28 सितंबर साल 1907 का यह दिन इतिहास में भारत माता के सपूत अमर शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। साल 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया और आंदोलन में शामिल हो गए। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुआ, जिसमें अंग्रेज अधीक्षक सैंडर्स के आदेश पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल के साथ मिलकर सैंडर्स को मारकर लालाजी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को पूरे देश में क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। साल 1929 के दिन भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए संसद में बम फेंका और दोनों ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला। इन क्रांतिकारियों ने ताकत के बल पर आजादी दिलाने की ठानी और क्रांति के पर्याय बनकर अमर हो गए। अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। क्रांति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर ये महान क्रांतिकारी आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमकर अमर हो गए। 28 सितंबर साल 1929 को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ।
लता मंगेशकर देश की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका रहीं, जिनका 6 दशकों का संगीतमय सफर उपलब्धियों से भरा रहा। लता ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। उन्हें राष्ट्र की आवाज, भारत कोकिला और स्वर कोकिला जैसे नामों से अलंकृत किया गया। लता मंगेशकर को साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, साल 1999 में पद्म विभूषण, साल 2007 में लेजेंड ऑफ ऑनर और साल 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।